हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग प्लेस ऑफ स्विंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि प्लेस ऑफ स्विंग का क्या मतलब होता है। प्लेस ऑफ स्विंग का मतलब होता है कि वो जगह है, वो वेन्यू जहाँ पर ट्रायल होगा, ठीक है, या वेन्यू फॉर ट्रायल कह सकते हैं। वेन्यू ये लिखा हुआ है फॉर ट्रायल, मतलब जो भी कोई केस है, कोई सूट है, उसका ट्रायल कहाँ पे होगा। दिस प्लेस ऑफ स्विंग हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट टू ट्राई एनी केस। उसकी कॉम्पिटेंसी पर ये कोई भी क्वेश्चन नहीं अराइज करता है या नहीं अरोज करता है। ये सिर्फ ये बताता है कि उसका वेन्यू कौन होगा, कहाँ कौन सी जगह की कोर्ट देखेगी इस केस को। ओके, इस चीज को सिंपली अगर देखा जाए तो 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। अब पेक्यूनियरी प्लेस ऑफ स्विंग हमको पता चलता है कि उसकी पेक्यूनियरी मतलब पैसे की लिमिट सेक्शन 15 और सेक्शन 6 आप सीपीसी जब हम एक साथ में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि सूट को कौन सी जगह वाली कोर्ट में कौन हमको चलाना है, उसका ट्रायल करवाना है। ओके, जब बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उससे रिलेटेड सूट की, तो उसको सेक्शन 16 से सेक्शन 18 में डील करते हैं। और जब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है या कोई टॉर्ट कॉज किया जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसका जो सूट होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का, वो सेक्शन 19 में डील किया जाता है। अब जो चीज़ें इन सबसे कवर्ड नहीं होती उनको सेक्शन 20 में डील किया जाता है। ओके, ये बात समझ में आ रही है सबको। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में सेक्शन 15 हमको क्या बताता है कि कोई भी सूट हो, दैट सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। अब लोएस्ट ग्रेड का क्या मतलब होता है? लोएस्ट ग्रेड का मतलब होता है वो कोर्ट, जैसे मान लो कि 4 तरीके की कोर्ट है। देखो 4 तरीके की कोर्ट, कोर्ट 1, C1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, ठीक है। अब कोर्ट 1 का ज्यूरिसडिक्शन 1000 रुपये का है कि मतलब ये 1000 रुपये तक का मैटर सुन सकती है। कोर्ट 2 3000 रुपये तक का मैटर सुन सकती है और कोर्ट 3 अनलिमिटेड रुपये तक का मैटर सुन सकती है। हमारा केस 700 रुपये का है। अब ये 700 रुपया, 1000 रुपये, 3000 रुपये और अनलिमिटेड रुपये सबके अंडर में आता है, यानी हम तो कहीं पर भी जा सकते हैं, यस और नो। लेकिन एज पर सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमको जाना कहाँ चाहिए? हमको C1 में जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज द लोएस्ट ग्रेड कोड। लोएस्ट ग्रेड कोड हम जा सकते हैं यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि ये जो 700 है ये 3000 के भी नीचे है, अनलिमिटेड के भी नीचे है और 1000 के नीचे तो है ही। लेकिन सेक्शन 15 कहता है कि हमको सूट ऐसी जगह पर फाइल करना चाहिए, ऐसी कोर्ट में फाइल करना चाहिए जो लोएस्ट ग्रेड की हो, मतलब जिसका इस ज्यूरिसडिक्शन के मतलब इस अमाउंट के पास ज्यूरिसडिक्शन हो, पेक्यूनियरी। ये बात समझ में आ गई सबको। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द ओवरबर्डनिंग ऑफ दीज कोर्ट्स, मतलब बड़ी बड़ी जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर कोई बर्डन ना आ जाए। और जो ये सूट फाइल करने जा रहा है, जो पार्टीज हैं, पार्टीज उनको भी कन्वीनियंट रहे, उनको भी क्या रहे? कन्वीनियंट रहे। ये रहा कन्वीनियंस। विटनेसेस को कन्वीनियंस रहे, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसीलिए सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, रेड विथ सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया कि कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड का क्या मतलब होता है। ओके, अब जैसे ज्यूरिसडिक्शन एट फाइलिंग टाइम, ये जब ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कब देखेंगे? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग।
ये जो अभी मैंने 700 का एग्जाम्पल लिया था, एक सेकेंड फिर से उसको लाता हूं। ये जो 700 का एग्जाम्पल हमने लिया था, अब केस जब हम फाइल कर रहे हैं तब हमारे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन कितनी है, 700 रुपए। लेकिन मान लो कि केस हमने फाइल किया, केस चल रहा है और उसके बाद में इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, 70,000 होगी, 70,000। ओके, तो भैया ये बताओ फोरम चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि दिस पेक्यूनियरी लिमिट इज टू बी डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। द लेटर वैल्यूएशन चेंज इज इररिलेवेंट। तुम बाद में अगर डिटरमिन मतलब उसका पेक्यूनियरी क्या कहते हैं वैल्यूएशन चेंज करते हो या वैल्यूएशन चेंज हो जाता है बाय एनी मीन्स आर, तो क्या होगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? द आंसर इज नो, नहीं पड़ेगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि ये जो वैल्यूएशन है डिटरमिन कौन करता है? सेक्शन 15 में जिस पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात की जा रही है कोर्ट की, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वैल्यूएशन कर रहा होता है। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सूट फाइल करने जा रहा होता है। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सूट फाइल करने जा रहा होता है। वो अपने सूट की वैल्यूएशन लगाता है, वो बताता है कि मेरा सूट इतने रुपए का है। अगर वो 7,000 बता रहा है तो 7,000 माना जाएगा, 70,000 बता रहा है तो 70,000 माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ओके, एक केस हुआ, केस का नाम लिखो, अब्दुल्ला बिन अली गलप्पा, अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गलप्पा। AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि द पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन मेड बाय द प्लेंटिफ and not on the basis of allegation made by the defendant। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो वैल्यूएशन डिसाइड करोगे तुम प्लेंट की या सूट की, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्लेंटिफ नॉट बाय डिफेंडेंट। जो प्लेंटिफ अपने प्लेंट में वैल्यूएशन बताएगा उसी वैल्यूएशन को माना जाएगा, न कि उस वैल्यूएशन को माना जाएगा जो डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में बताएगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्लेंटिफ कैन सेट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ द सूट टू चूज हिज फोरम। नहीं, ऐसा नहीं। प्लेंटिफ कैन नॉट सेट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू टू द सूट टू चूज हिज फोरम। ये बात समझ में आ रही है? अगर वो कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्लेंटिफ भाई साहब हैं इन्होंने अपने सूट की वैल्यूएशन आर्बिट्रेरी कर रखी है इन ऑर्डर टू चूज द प्लेस ऑफ स्विंग एज पर हिज कन्वीनियंस, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी कि टू प्रूव द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। अगर कोर्ट को ये लगता है कि यहां पे कुछ दाल में काला है, तो कोर्ट क्या करेगी? उनको ऑर्डर करेगी कि भाई तुम आओ और प्रूफ करो कि तुम्हारे सूट की वैल्यूएशन इतनी ही है जितना तुम बता रहे हो। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने केस हुआ, केस का नाम है तारा देवी, लिखो तारा देवी वर्सेस ठाकुर राधाकृष्ण, 1987, सुप्रीम कोर्ट।
इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इफ द प्लेंटिफ हैज आर्बिट्रेरली वैल्यूड हिज प्लेंट, then the court can examine the correctness of the valuation. कोर्ट उस सूट के वैल्यूएशन को क्या कर सकती है? एग्जामिन कर सकती है। अब अगर कोर्ट एग्जामिन कर लिया कोर्ट, तारा देवी वर्सेस ठाकुर राधाकृष्ण में क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि if the plaintiff has arbitrarily valued his plaint, then the court can examine the correctness of the valuation. अब वैल्यूएशन एग्जामिन करने के बाद में कोर्ट को लगा कि ये अंडर वैल्यूड है, अब क्या होगा? अब अंडर वैल्यूड है तो क्या, जब अंडर वैल्यूड एग्जामिन करने के बाद में पता चला कि अंडर वैल्यूड है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल गिव टाइम। कोर्ट भाई साहब प्लेंटिफ भाई साहब को क्या देगी? समय दे देगी। कोर्ट प्लेंटिफ भाई साहब को क्या देगी? समय देगी टू अमेंड द वैल्यूएशन, कि भैया तुम वैल्यूएशन अपनी क्या कर लो? अमेंड कर लो। लेकिन अगर ये अमेंड नहीं कर पाते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द गिवन टाइम, तो इनके इस सूट को, इनके इस प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किस रूल से, किस ऑर्डर से? ऑर्डर 7 रूल 11 बी। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? ऑर्डर 7 रूल 11 बी। फिर से बोलता हूं, जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है इसमें क्या है? सूट की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ ट्रायल या प्लेस ऑफ सूट डिसाइड किया जाता है। अब ये वैल्यूएशन तय कौन करता है? प्लेंटिफ तय करता है। तो क्या प्लेंटिफ अपने मनमानी की तय कर सकता है? द आंसर इज नो, आर्बिट्रेरली तय नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो तय करता है और कोर्ट को ये बात लगी कि भाई साहब ने आर्बिट्रेरली तय किया है उसको, तो कोर्ट उनको कहेगी कि तुम प्रूफ करो इस चीज की वैल्यूएशन इतनी ही है जितना तुम बता रहे हो। अब अगर वो प्रूफ कर पाते हैं देन वेल एंड गुड, लेट्स प्रोसीड विद द केस। लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट उनको टाइम देगी क्या करने के लिए? टू अमेंड द वैल्यूएशन। अब अगर विद इन टाइम ये अपनी सूट की वैल्यूएशन को अमेंड नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? इनके सूट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑर्डर 7 रूल 11 बी में। ये बात समझ में आ रही है बात सबको? Now the point is the matter of jurisdiction is required to be determined with reference to the date on which suit is being filed, on which the suit is being filed, नॉट एनी फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट्स में उसका अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है या चला जाता है उससे कोई लेना देना नहीं। जिस डेट पे हम सूट फाइल कर रहे हैं उस डेट पे उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, ये बात डिसाइड करना है, ना कि फ्यूचर डेट पे। ओके, द कोर्ट मस्ट हैव पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। जब सूट को फाइल किया जा रहा हो एट दैट वेरी मोमेंट कोर्ट मस्ट हैव पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। Subsequent change in the valuation of the suit does not affect the jurisdiction of the court. उसके बाद तुम वैल्यूएशन चेंज करते रहो, 5,000 का 50,000 करते रहो, 5 लाख करते रहो, 5 करोड़ करते रहो,
उससे उस बात पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आंसर इज नो, नहीं पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ, केस का नाम लिखो, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि डिक्री पास्ड बाय a court of higher grade, a court of higher grade is a mere irregularity and not nullity नहीं हो जाएगा। नलिटी मतलब उसका, नलिटी का मतलब होता है कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम, जैसे इस एग्जांपल में हम अपने आते हैं, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट क्या है? सी वाली है। लेकिन तुमने इसको फाइल कहां कर दिया? C2 में किया। C2 ने फैसला सुना दिया। क्या उसका ऑर्डर, उसका जजमेंट नलिटी है? द आंसर इज नो, इट इज मेयर इररेगुलरिटी। वो सिर्फ क्या है? इररेगुलरिटी है, वो नलिटी नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये जो इररेगुलरिटी है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 99 ऑफ CPC। इस इरेगुलरिटी को सेक्शन 99 ऑफ द CPC में कवर किया जाता है। तो ये था अपना पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के रिलेटेड रूल। कैसे डिटरमिन करोगे, क्या क्या उसमें देखोगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्या देखेंगे हम? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, कितने क्लासेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 चीजें हैं। सूट, मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली चीज है, इसमें क्या होगा? उसको तुम सेक्शन 16 से 18 में डील करोगे। सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी या सूट फॉर कंपेंसेशन ऑफ द कार्ट। अगर मान लो किसी का तुमने मुंह तोड़ दिया है, वो तुमसे कंपेंसेशन मांगना चाह रहा है, तो किस में जाएगा? सेक्शन 19 में जाएगा। या अदर सूट, अदर सूट मतलब रेजिडुअरी सूट, जो सेक्शन 16, 17, 18, 19 से कवर्ड नहीं होते हैं, उनको हम रेजिडुअरी सूट कहते हैं। अब बात आती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यहां देखो, इमूवेबल नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली चीज को अगर हमको देखना हो तो इसका हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे? ओके, सेक्शन 16 जो है अपना, सेक्शन 16 ये मेन प्रोविजन है, ये मेन प्रोविजन है। मार्क माय वर्ड्स, मेन प्रोविजन कैसे है? क्योंकि यही एक जनरल रूल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का बताता है कि जनरल रूल क्या होना चाहिए टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के रिलेटेड।
सबसे पहले नंबर ए, जब कोई सूट फॉर रिकवरी ऑफ immovable property with or without rent, or profit, जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से की रिकवरी करनी हो, उसके रेंट के सहित या उसके रेंट के बजाय, उसके रेंट के बिना, प्लस प्रॉफिट, तो उसको हम क्या कहते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट कहते हैं। इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिटरमिन करोगे? नंबर बी, ये अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला है कि ऐसा सूट जिसमें रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करनी हो, चाहे विद रेंट और चाहे विदाउट रेंट, विद रेंट और विदाउट रेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक इसमें जाता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में जाता है। ओके। नंबर 2, सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सूट फॉर नंबर सी, फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन, ठीक है। इन केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ ए चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर डी, सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब चाहे फोरक्लोजर हो, सेल हो, रिडेम्पशन हो, या इसके अलावा भी कोई अगर राइट हो, अदर राइट, ठीक है। नंबर ई, सूट फॉर, अब अगर क्या है होता है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई छेड़ देता है या कोई उसको रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉज करता है, या नंबर एफ, अटैच्ड कर ली गई तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे होता है ना कई बार गवर्नमेंट अटैच कर देती, सील कर देती उसको, अटैचमेंट से उसको छुड़वाने का, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, उसके लिए भी जो सूट फाइल करना है उसको भी सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे सूट, जितने तरीके का सूट बताया हुआ हूं, चाहे सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे पार्टीशन हो, चाहे फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन हो, चाहे कोई अदर राइट एंड इंटरेस्ट हो, चाहे कंपेंसेशन के लिए करो, चाहे अटैचमेंट से छुड़वाने के लिए करो, these suits must be filed, mark my words, must be filed in the court within the local limits of whose jurisdiction
द प्रॉपर्टीज सिचुएटेड, ठीक है। अब क्या जहां पे इमूल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर जाकर के बस मुंह उठा करके कर देना है शूट फाइल? द आंसर इज नो। कर तो देना है। ये जो इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी ये 7-8 चीजें जो भी मैंने बताई, ये जिस कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में होगा, लोकल लिमिट में होगा, उसमें फाइल तो कर सकते हो, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी, subject to pecuniary and other limitations, ठीक है। अब ये अदर लिमिटेशंस क्या हो? कोई भी हो जो कि प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ हो सकता है, ठीक है। ये जो भी चीजें हैं, जो भी अभी मैंने बताया, चाहे रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी हो, पार्टीशन हो, फोरक्लोजर हो, सेल हो, ये फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन ये सब पता होगा आपने, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा होगा, मॉर्गेज वाले सेक्शन में। कोई और राइट हो जो कि इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई और इंटरेस्ट हो जो इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तुम्हारी इमोल प्रॉपर्टी को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया हो, तो दीज सूट मस्ट बी फाइल्ड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। जिसकी लोकल लिमिट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहां पे जाकर के तुम फाइल करोगे। तो क्या इसका मतलब अगर इलाहाबाद की या प्रतापगढ़ की या गोंडा की या मथुरा की कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो क्या जाकर के बस वहां पे सूट फाइल कर देंगे? द आंसर इज नो। हम एक चीज और चेक करेंगे, वो क्या है? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन चेक करेंगे, कोई और लिमिटेशन होगा उसको चेक करेंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं है, तब जाकर के उस लोकल लिमिट वाली कोर्ट में क्या करेंगे? हम फाइल कर देंगे, अदरवाइज फाइल नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? इसका मतलब कोई भी अगर तुम प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो दैट एक्शन शुड बी ब्रॉट, should be brought in the forum where property is situated। जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे जाकर के तुमको केस को क्या करोगे? फाइल करोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब हुआ कि द कोर्ट विद इन हुज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएटेड and there is no power to deal with and decide the rights or interest in such property। उस कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस मैटर को डिसाइड कर दे जिसकी टेरिटोरियल लिमिट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं। इतनी बात समझ में आ रही सबको? लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी,
इस व्यक्ति ए ने इस व्यक्ति बी की प्रॉपर्टी पे क्या क्या रखा है, कब्जा कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, उस पे उसके राइट को मतलब इन्फ्रिंज कर रहा है कुल मिलाकर। अब क्या हो रहा है, बी भाई साहब ने सूट फाइल किया ए के खिलाफ, लेकिन इस सूट में या इस सिनेरियो में ए के पर्सनल ओबीडियंस से चीजें फुलफिल होंगी। तो सूट कहां कहां भी फाइल कर सकता है, दो जगह पर फाइल कर सकता है। कहां कहां पे, नंबर 1 ये वाला जो सूट है, सूट ये कहां कहां पे फाइल कर सकते हैं, दो जगह पे। एक तो जहां पे ये भाई साहब रिसाइड करते हैं, जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता हो, डिफेंडेंट रिसाइड्स, या क्या करें, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, प्रॉपर्टी सिचुएटेड। ठीक है, फिर से बताता हूं, ए ने बी की प्रॉपर्टी पे कुछ कब्जा कर लिया या कुछ भी बी की इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट को वायोलेट किया। ओके, जब बी से के रिलेटेड राइट को वायोलेट किया तो क्या हुआ, बी सूट फाइल करना चाहता है। तो बी दो जगह पर सूट फाइल कर सकता है। अगर ए के पर्सनल ओबीडियंस से वो उसका क्लेम सेटिस्फाई होना हो तो ए जहां रिसाइड करता है वहां पर भी कर सकता है, एंड नंबर 2 जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो वहां पे भी कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में जहां पे पर्सनल ओबीडियंस की बात नहीं आएगी, वहां पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है। ये बात ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये सेक्शन 16 का ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई, दैट इज रिटन अंडर सेक्शन 16 के प्रोवाइजो में, प्रोवाइजो। ठीक है, अब ये जो प्रोवाइजो है ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है। इस मैक्सिम का लिख लो, मैक्सिम है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। समझ में आ रही बात कि कैसे ये काम कर रहे हैं चीजें। मतलब अगर पर्सनल ओबीडियंस की जरूरत होगी तो डिफेंडेंट भाई साहब जहां पे रिसाइड करते हैं, या कैरीज ऑन, तीन चीजें हैं, कैरीज ऑन बिजनेस, ये अलग से लिख देता हूं, तीन चीजें उतर गया था दिमाग से, सॉरी। डिफेंडेंट, ये डिफेंडेंट है, या तो ये रिसाइड करें, या बिजनेस कैरी करें, कैरीज ऑन बिजनेस, और क्या करें, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ठीक है, तो जहां पे भी चाहे रिसाइड करते हो, चाहे बिजनेस कैरी करते हो, चाहे पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करते हो, गेन करना मतलब पैसे कमाते हो, तो उन जगहों पर कर सकते हैं। ओके, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 16 का प्रोवाइजो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये सेक्शन 16 ने जो बात की कि एक प्रॉपर्टी है वो किसी एक ही कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक ही प्रॉपर्टी किस दो कोर्ट के उसमें हो। बॉर्डर का एरिया है कोई, ऐसे मान लो, ठीक है,
बॉर्डर में आधी जमीन एक डिस्ट्रिक्ट में आती है, आधी जमीन एक डिस्ट्रिक्ट में आती है, आधी जमीन एक कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, आधी जमीन दूसरे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, तो क्या होगा? या ऐसा हो सकता है कि दो प्रॉपर्टी हैं और दोनों के से रिलेटेड एक ही सेम सूट फाइल करना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उसके लिए अपना आता है सेक्शन 17। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 17। बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सेक्शन 17 कहता है where property is situated within jurisdiction of different court, when property is situated within jurisdiction of different courts, ठीक है? आप समझो बात को, दो कोर्ट हैं, कोर्ट का नाम है ए और कोर्ट का नाम है बी, ठीक है? और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, सपोज ये वाला हिस्सा कोर्ट ए के हिस्से में है और ये वाला हिस्सा कोर्ट बी के हिस्से में, हिस्से मतलब ज्यूरिसडिक्शन। अब बात आती है कि प्रॉपर, जैसे सेक्शन 16 में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड हो वहां पे जाकर के केस कर दो, सिंपल। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी तो दो कोर्ट के दरमियान सिचुएटेड है ना, तो कहाँ पे सूट फाइल करोगे? तो सेक्शन 17 कहता है कहीं पर भी फाइल कर दो, चाहे ए में कर दो चाहे बी में कर दो, लेकिन एक ही जगह पर करो। ऐसा नहीं कि दो जगह पर करो, ए में भी कर दो बी में भी कर दो, नहीं। तुम सूट कहीं पर भी किसी में भी फाइल कर सकते हो, चाहे ए में चाहे बी में, लेकिन दोनों में एक साथ नहीं कर सकते हो। अब ए में चाहे फाइल करो चाहे बी में फाइल करो, बट इसकी शर्त सिर्फ एक है। वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है बाबू, समझो। वो शर्त ये है कि इंटायर जो केस है, इंटायर केस, it is to be cognizable by single court. It is to be cognizable by that particular court. अभी दैट पर्टिकुलर कोर्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है चाहे ए वाली और चाहे बी वाली। मान लो कि तुम ए और बी दोनों में फाइल कर सकते थे, लेकिन तुमने चूज किया बी को कि हम बी में फाइल करेंगे, तो ये सिचुएशन, ये क्राइटेरिया इसको फॉलो करना होगा कि ये क्या करे, जो इंटायर केस है वो इंटायर केस बी के कॉग्निजेबल हो, बी के लिए कॉग्निजेबल हो, मतलब बी उसका संज्ञान ले सकता हो। ऐसा ना हो कि बी का तो पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, या बी के ऊपर कोई अदर लिमिटेशन है बाय द लॉ, तो काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? जब बी के द्वारा वो जो केस है वो कॉग्निजेबल होगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है? एक केस का नाम लिखो, केस शिव नारायण वर्सेस मणिकलाल, शिव नारायण वर्सेस मणिकलाल 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर प्रॉपर्टीज situated in the jurisdiction of different courts
may be instituted in any court within whose local limit of jurisdiction any portion of the property or one or more properties may be situated. कोई भी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अगर सिचुएटेड है तो उसमें तुम केस फाइल कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के विषय में समझाया कि ये वाला हिस्सा ए के जुरिस्डिक्शन में था, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये बी के जुरिस्डिक्शन में था। अब तुम किसी में, चाहे ए में चाहे बी में, किसी में भी तुम ये सूट फाइल कर सकते हो। ओके, ये बात समझ में आ रही है? किस केस में बताया गया? शिव नारायण वर्सेस मणिलाल केस में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्या बताया? कहा कि a suit in respect of immovable property or properties situated in the jurisdiction of different courts may be instituted in any court within whose local limits of the jurisdiction any portion of the property or one or more properties may be situated. ये बात ठीक है? ठीक है? तो शिव नारायण वर्सेस मणिलाल वाले केस में जो बताया गया वो समझ में आ गया ना कि कोई भी प्रॉपर्टी किधर भी सिचुएटेड हो, अगर उसका कोई भी पार्ट किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है तो भैया तुम क्या कर सकते हो? तुम उस कोर्ट में जा सकते हो और अपना केस लिखवा सकते हो। अब बात आती है कि अगर ये हमको पता ही नहीं है कि कौन सी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है तो क्या करोगे? यानी कि when there is an uncertainty as to local limits of jurisdiction, तो क्या होगा? ऐसे केसेस में क्या होगा? ये बात करता है सेक्शन 18। कौन बात करता है? सेक्शन 18 बात करता है कि जब ये बात ही अनसर्टेन हो तो क्या होगा? अनसर्टेन है, एकदम अनसर्टेन है कि कौन सी कोर्ट सुनाई करेगी। तो आप किसी भी कोर्ट में एनी कोर्ट, जो भी नियरेस्ट कोर्ट आपको लगे उस कोर्ट में तुम क्या करोगे? जाओगे और उस कोर्ट को कहोगे भाई साहब मेरा केस सुन लो। अब वो जो कोर्ट है, इफ सेटिस्फाइड ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, अगर जो तुम कह रहे हो कि अनसर्टेन है कि किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, अगर वो कोर्ट भी इस बात से सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा? तो इस बात को वो रिकॉर्ड करेगी। कौन? कोर्ट इस बात को रिकॉर्ड करेगी एंड देन दैट कोर्ट वुड प्रोसीड विद ट्रायल के साथ में क्या कर जाएगी? वो प्रोसीड कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस और नो? लेकिन उसको ये चीज देखनी होगी कि उसकी खुद की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। नेचर जो सुनने जा रहा है, जो केस सूट का नेचर है, वो सूट ये सुनने के काबिल है कि नहीं है। वैल्यू ऑफ द सूट उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता है। ये सारी चीजें अगर उसके विद इन जुरिस्डिक्शन है तो क्या करेगी? केस को सुन लेगी। इस पूरी बात को मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं। एक प्रॉपर्टी है जो कि अनसर्टेन है कि किस कोर्ट के लोकल लिमिट में या लोकल जुरिस्डिक्शन में आती है, तो तुम क्या करोगे? किसी भी कोर्ट को अप्रोच करोगे। अब वो कोर्ट क्या करेगी? तुम बता रहे हो कि इट इज अनसर्टेन कि तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं है। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट देखेगी कि अनसर्टेन है कि नहीं है। अगर कोर्ट को भी ये बात लगती है कि अनसर्टेन है तो क्या करेगी? वो इस बात को रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करना मतलब लिखेगी, और जब लिख के और फिर क्या करेगी? ट्रायल के लिए प्रोसीड कर जाएगी कि भैया आप चलो ट्रायल कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। वैल्यूएशन ऑफ द सूट वगैरह जो है ना,
वो सब देखेगी। अगर उसके औकात के अंदर है तो उससे प्रोसीड कर जाएगी, और अगर औकात के बाहर है तो प्रोसीड नहीं करेगी। ये बात ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर नो? मूविंग टू दी, ये था अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन 16, 17 और 18। मूविंग टू दी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, ये जो सेक्शन 19 है दैट इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम मोबिलिया सेकेंटूर परशोनम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, मूवेबल फॉलोज द पर्सन। मूवेबल फॉलोज द पर्सन। मूवेबल उस पर्सन को फॉलो करती है जो मूवेबल उसकी होती है। ठीक है? सेक्शन 19 में भी सेम चीज इनकॉर्पोरेट की गई है और बताया गया है, सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर एनी रॉन्ग डन टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी may be brought at the option of may be brought at the option of plaintiff। कहाँ पे? either at place where number A, wrong is committed, or number B, where the defendant resides or carries on business or personally works for gain। ये तीन चीज की, डिफेंडेंट रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क फॉर गेन, ये चीज याद रखना, सीपीसी में खूब यूज होता है। ठीक है? फिर से बोलता हूं, अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है तो प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन है कि वो सूट कहां फाइल कर सकता है? जहां पे रॉन्ग कमिट हुआ हो या जहां पे डिफेंडेंट रहता हो, अपना बिजनेस करता हो या पैसे कमाता हो। ये बात ठीक है? समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक सूट है, इस सूट में होता क्या है? दो लोग हैं, एक का नाम है सत्यश्रुति सिन्हा, दूसरे का नाम है कृपा शंकर पांडे। ठीक है? अब सत्यश्रुति सिन्हा ने कृपा शंकर पांडे की किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया? नुकसान पहुंचा दिया, डैमेज कर दिया। ठीक है?
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो प्लेंटिफ है कृपा शंकर पांडे, प्लेंटिफ और सत्यश्रुति सिन्हा क्या है? डिफेंडेंट। ठीक है, ये जो कृपा शंकर पांडे है ये क्या कर सकता है? सूट ऐसी जगह ये, और इन्होंने किसको डैमेज किया है? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कृपा शंकर पांडे को क्या चाहिए इनसे? कंपेंसेशन। इस कंपेंसेशन के लिए क्या कर रहा है कृपा शंकर पांडे? सूट फाइल कर रहा है। किसके खिलाफ? सत्यश्रुति सिन्हा के खिलाफ। ओके, तो कहां सूट फाइल कर सकता है? पहली जगह वो होगी जहां पे, जिस जगह पर इन्होंने कृपा शंकर पांडे की मूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज किया होगा, उस जगह पर फाइल कर सकता है, उस कोर्ट में फाइल कर सकता है। नंबर 2, जहां पे सत्यश्रुति सिन्हा रहती होंगी, where she resides or carries on her business or personally works for gain, ऐसी जगह पर भी कृपा शंकर पांडे क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? कि सेक्शन 19 क्या कहना चाह रहा है? याद रहेगा सबको? नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 19। ये तो था मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन अगर यहीं पर पर्सन होता, मान लो कि सत्यश्रुति सिन्हा ने कृपा शंकर पांडे का क्या किया? मुंह तोड़ दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने मेरे खिलाफ क्या किया? बैटरी। वो असॉल्ट और बैटरी वाला होता है ना, टॉर्ट में जो पढ़ते हैं हम लोग, वो कर दिया। इसमें भी सेम सिचुएशन होगी कि ऐसी जगह जहां पे मेरा मुंह तोड़ा गया, वहां पे फाइल कर सकता हूं मैं सूट फॉर द कंपेंसेशन, और या जहां पे सत्यश्रुति सिन्हा रहती होंगी वहां पे मैं सूट फाइल कर सकता हूं। तो बात ठीक है? ये बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? किसी को कोई शक अभी तक में? सेक्शन 19 में कोई शक किसी को? बहुत आसान है, किसी को शक होना भी नहीं चाहिए। अब बात आती है सेक्शन 20 की, अदर सूट्स। उसमें क्या देखना होता है हमको? सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 तक हम लोगों ने देखा। सेक्शन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। सेक्शन 20 ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनो, कि अगर कोई चीज सेक्शन 16 से लगा करके सेक्शन 19 तक में कवर्ड नहीं है तो उसको क्या करो? उसको ला करके मेरे अंदर कवर करा दो। तो इस सिचुएशन में भी जो सूट होगा वो कैसे फाइल किया जाएगा? एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। हमेशा याद रखो कि सूट हमेशा एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ फाइल किया जाता है। ओके, अब एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ कहां पे फाइल करोगे सूट? अगर वो सेक्शन 16, 17, 19 कहीं पर भी कवर नहीं। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए या 7-8 चीजें जो है उनके लिए तुम सूट फाइल करना चाहते हो तो तुम उस कोर्ट में सूट फाइल करोगे जिसकी लोकल लिमिट में या लोकल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेक्शन 17 क्या कहता है कि अगर प्रॉपर्टी 2 कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है या 2 से अधिक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो क्या करोगे? तुम किसी भी कोर्ट में जाकर के जिन जिन में उसका कोई भी हिस्सा आता है वहां पे तुम क्या करोगे? केस फाइल कर दोगे, सॉरी सूट फाइल कर दोगे। सेक्शन 18 क्या कहता है कि अगर ये पता ही नहीं है, इट इज अनसर्टेन कि किसके जुरिस्डिक्शन में ये
प्रॉपर्टी है तो तुम किसी भी कोर्ट में जाकर के उस सूट को फाइल कर सकते हो, बशर्ते उस कोर्ट को ये नोट डाउन करना होगा कि ये उसका जो प्लेस है वो अनसर्टेन। ओके, सेक्शन 19 कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर कोई रॉन्ग हुआ है तो जहां पे रॉन्ग कमिट हुआ है वहां पे सूट फाइल कर सकते हो, या जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता हो, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता हो, या कैरीज ऑन बिजनेस करता हो तो वहां पे फाइल कर सकते हो। या कोई अगर टॉर्ट कमिट हुआ है किसी व्यक्ति के खिलाफ तो कंपेंसेशन के लिए कहां फाइल कर सकता है, जहां पे वो टॉर्ट कमिट हुआ हो, या जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता हो, कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो। अब मान लो इन सारी चीजों में कोई चीज कवर्ड नहीं है तो कहां पे केस फाइल करोगे? तो केस फाइल करोगे एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, नंबर 1, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन, वेयर द cause of action wholly or partly arises, or number 2, where the defendant resides, carries on business, personally works for gain। वही वाला सेंटेंस मैंने बताया था ना कि उसको बहुत यूज होता है। where defendant resides, carries on business, personally works for gain। ठीक है। नंबर 3, जहां पे 2 या 2 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट को जो अब लिख रहा हूं, सेक्शन 20 का ही हिस्सा है ये भी। जहां 2, वेयर देयर आर 2 or more defendants, तो जहां पे अभी तक तो एक था डिफेंडेंट, तब तो हमारा सब बल्ले बल्ले था, लेकिन अगर 2 या उससे ज्यादा डिफेंडेंट होंगे तब क्या होगा? इन सच केस जहां पे any of them 3 चीजें जो मैं बताता हूं, reside, carries on business, personally works for gain, अब समझो बात, ठीक है। फिर से बताता हूं, जहां पे 2 या 2 से अधिक डिफेंडेंट हैं, उस केस में, उस सिनेरियो में तुम केस कहां पर फाइल कर सकते हो एज ए प्लेंटिफ, सूट कहां पे फाइल कर सकते हो एज ए प्लेंटिफ? कहीं पर भी फाइल कर सकते हो जहां पर कोई उनमें से कोई एक व्यक्ति, कोई एक डिफेंडेंट रिसाइड करता हो, कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता हो, बशर्ते मतलब कंडीशन है। इन सच केसेस तुमको 2 चीज करनी होगी, या तो परमिशन लेना होगा, लीव ऑफ द कोर्ट,
are consent of the defendants who do not reside or carry on business or personally work for gain. ठीक है, वो अपनी कंसेंट दे दे कि हाँ भैया जाओ कर दो, वहीं पे सू कर दो, हम आ जाएंगे। फिर से बताता हूं, ये वाला पॉइंट कहता है देखो एक ही डिफेंडेंट था तब तो बल्ले बल्ले, जहां पे वो रहता हो, कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता हो, जाओ सूट फाइल कर दो। लेकिन जहां पे एक से अधिक लोग हो गए, एक से अधिक डिफेंडेंट हो गए, तब कहां पे फाइल करोगे? ऐसी जगह पर करोगे जहां पे एनी ऑफ देम रिसाइड, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। अब एनी ऑफ देम जो वहां पे रिसाइड कर रहा है, वहां पे बिजनेस कर रहा है, वहां पे पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कर रहा है, उसके लिए, उस डिफेंडेंट के लिए तो डिफेंड करना ठीक है। लेकिन और लोग क्या करेंगे? इसीलिए और लोगों की क्या चाहिए होती है? कंसेंट चाहिए होती है। और लोग कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है कर दो, देख लिया जाएगा। या अगर कंसेंट तुम नहीं लेना चाहते हो तो तुम क्या करो? परमिशन ले लो, किसकी? कोर्ट की, ऐसा करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कर लेते हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम कर सकते हो सूट फाइल आराम से। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इलस्ट्रेशन याद कर लेना, इसके सेक्शन 20 में जा करके इसके इलस्ट्रेशंस याद कर लेना बेटा। ओके, सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लाडलू लाल जैन में कहता है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लाडलू लाल जैन 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 इज डिजाइन टू इंश्योर that the defendant should not be put to trouble and expense of trouble in order to defend himself, in order to डिफेंड हिमसेल्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? जो कभी भी अगर पूछा कि कौन सा सेक्शन रेजिडरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, तो सेक्शन 20 बात करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबको कवर कर लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको कि जब 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो कैसे करोगे। ठीक है, अगर कोई, अब मान लो कि यहीं पे एक कंपनी होती, कोई कंपनी, उसको अगर स्यू करना है तब कैसे करोगे? दो चॉइसेस हमारे पास होती हैं। नंबर 1, place of business of company, or number 2, place where cause of action arises, place where cause of action arises. Okay, समझ पा रहे हो बात को?
प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी को क्या मानोगे? जहां पे उसकी प्रिंसिपल ऑफिस हो, प्रिंसिपल ऑफिस हो, ठीक है। हेड ऑफिस होती है ना, उसको प्रिंसिपल ऑफिस कहते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? अब बात आती है कि अगर उस कंपनी के पास एक ही प्रिंसिपल ऑफिस है, तब तो वहां पे जा करके कर दो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इफ दैट कंपनी हैज वेरियस ब्रांच और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, तब कहां पे करोगे? इन सच सिचुएशन की उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? जिस ब्रांच ऑफिस में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहां पे कर सकते हो, या तो प्रिंसिपल ऑफिस में कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तो जब ब्रांच ऑफिस होगी तो तुम जहां पे ब्रांच ऑफिस में, जिस ब्रांच ऑफिस में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, वहां पे कर सकते हो, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफिस पे कर सकते हो। अगर उसकी वेरियस ऑफिसेस हैं, तो जहां जहां पे उसकी और ऑफिसेस हैं जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है, तो जहां पे अराइज नहीं हुआ है जिन ब्रांच ऑफिसेस में, वहां पे नहीं कर सकते हो। जिस ब्रांच ऑफिस में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, सिर्फ वहीं पे करना है। ओके, आ रही बात समझ? तो ये था अपना। अगर कोई कंपनी वगैरह आ जाए तो भी हमको घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन कंपनी वगैरह से रिलेटेड आता है तो उनको भी हम इजीली सॉल्व कर देंगे अब, ठीक है। अब बात आती है, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग का क्या मतलब होता है? फोरम शॉपिंग का मतलब होता है चूजिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज को जो कन्वीनियंट है वो अपना खुद में आप वो कर लेती हैं कि भैया ये वाला कोर्ट डिसाइड कर लेते हैं, यही वाले पे चलेंगे, ठीक है। इट इज इलीगल, इट इज वाइड। लेकिन अगर मान लो कि दो कोर्ट हैं जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट ए और कोर्ट बी, तो अब तुम कोर्ट ए का मतलब तुम दोनों लोगों ने एग्रीमेंट करके कोर्ट ए का अगर ज्यूरिसडिक्शन आउस्टर कर दिया तो ये इलीगल नहीं है। तो बात समझ में आ रही है बात? इसको आउस्टर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं। अब बात आती है कि अगर हमको ऑब्जेक्शन करना हो किसी ज्यूरिसडिक्शन पर या किसी सूट पर, तो कैसे करेंगे? उस बात को हमको समझना होगा। समझो बेटा, ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सेक्शन 21 of the CPC lays down the rule regarding the objections as to the jurisdiction of the civil court. ये कहता है कि the order or decree of a court without jurisdiction is nullity. अगर कोई कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अगर वो कोई डिक्री पास करती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो क्या है? नलिटी। ये बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि ये जो नलिटी वाली बात है कि ये क्या है, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन पे भी अप्लाई होता है।
समझ में आ रही बात? The answer is no. It does not apply to the territorial or pecuniary jurisdiction in as much as objection to such jurisdiction as regarded as merely technical and can be raised when the conditions mentioned under section 21 are fulfilled. ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसके पास और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के ना होने के बावजूद में भी अगर वो डिग्री पास करती है, उस सूट को एंटरटेन करती है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी? नलिटी होगी। वो डिग्री क्या होगी? नलिटी होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ये बात समझ में आ रही सबको? किसी को कोई दिक्कत? सेक्शन 21 का क्लास 1 और क्लास 2 बताता है, क्लास 1 एंड क्लास 2 बताता है सेक्शन 21 का कि कोई अगर ऑब्जेक्शन लेना है एज टू द प्लेस ऑफ स्विंग और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन दैट शैल नॉट बी अलाउड एट द अपीलेट स्टेज, अपीलेट स्टेज पर लागू नहीं करेंगे या रिविजनल कोर्ट में लागू नहीं होने देंगे अनलेस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर यह ऑब्जेक्शन रेज किया गया हो। नंबर 2, या कॉन्सिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस हो, फेलियर ऑफ जस्टिस। दो सिचुएशन में ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्विंग यानी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में, जब नंबर 1 कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही उस ऑब्जेक्शन को रेज किया गया हो। नंबर 2, उससे अगर कॉन्सिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस हुई हो तो भी किया जा सकता है। ओके, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? सेक्शन 21 क्लास 3 क्या कहता है? अगर कोई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसकी भी लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज या ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड नंबर 2 अनलेस देयर इज अ फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है, एंड नाउ there is also a bar on suit to set aside a decree on objection as to place of swing। किस सेक्शन में? सेक्शन 21 कैपिटल ए में, सेक्शन 21 कैपिटल ए में। दिस प्रोवाइड्स दैट नो सूट कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्विंग। नहीं फाइल किया जा सकता। इस सेक्शन को अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट किया गया 1976 में। सुप्रीम कोर्ट कहता है, केस का नाम लिखो, महादेवासा वर्सेस नेमाशा
धर्मदास 2007 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग इंक्लूड्स ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन एज वेल। प्लेस ऑफ सुइंग में ही पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी आ जाता है। ओके, तो ये था अपना प्लेस ऑफ सुइंग का चैप्टर। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ सूट्स और आगे के चैप्टर्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।